नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश वाशने। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है इनसाइट ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हमने अपने लेक्चर नंबर 17 में जो लास्ट टॉपिक कवर किया था वो था मोहम्मद गोरी के बारे में। तो आज हम जो अपना नया टॉपिक करेंगे जो है लेक्चर नंबर 18 में, वो है आपका दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड चला है वो चला है 1206 से 1526 AD तक। तो आइए बिना किसी रुकावट के जल्दी से इस टॉपिक को करते हैं शुरू। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली जो डायनेस्टीज आती हैं वो है आपकी स्लेव डायनेस्टी, या फिर उसका दूसरा नाम है ममलूक डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1206 से 1290 AD तक। अब स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन रहे? इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव का हिंदी में मतलब होता है दास। कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो कुतुबुद्दीन ऐबक की थी उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी कि वो कहाँ से रूल करा करते थे? लाहौर से रूल करते थे। सेकंड इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था। अब इक्ता सिस्टम होता क्या है? इक्ता सिस्टम एक यूनिक तरीके का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, या फिर आप कह सकते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी था। ठीक है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो कि इवॉल्व हुआ था किसके टाइम पर? इल्तुतमिश के टाइम पर। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, इल्तुतमिश के टाइम पर स्टार्ट हुआ था। उसके बाद और क्या क्या था इक्ता सिस्टम में? इक्ता सिस्टम में जो आपका पूरा एम्पायर था वो डिवाइडेड था सेवरल लार्ज और स्मॉल लैंड्स में, है ना। एक आपका जो पोर्शन रहता था लैंड को वो डिवाइड हो जाता था एक स्मॉल स्मॉल ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, जिसको हम बोलते थे इक्ताज। थर्ड चीज़ क्या आती है? ये जो प्लॉट्स होते थे लैंड के, जो हमने डिवाइड किया था लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड को छोटे और बड़े हिस्सों में, उन लैंड को हम असाइन कर देते थे वेरियस ऑफिसर्स को, सोल्जर्स को, ठीक, नोबल्स को। किस लिए असाइन करते थे? जिससे कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत आसानी से हो जाए और हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें कोई भी रुकावट ना आए। तो ये था कुछ इक्ता सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट क्या आता है? उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो इक्ता सिस्टम का हेड था उसे हम बोलते हैं मुक्ति। और नेक्स्ट फाइंडिंग, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दूसरा नाम था उनका लख बख्श। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हो जाती है। और कैसे मरते हैं वो? जब वो पोलो खेल रहे थे तो घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड वो क्या क्या हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिद बनवाई थी। पहली मस्जिद थी कुआत उल इस्लाम, दिल्ली में है। सेकंड थी आपकी अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंडेशन स्टोन रखा था किसका? कुतुब मीनार का। और कुतुब मीनार में हमारी 5 स्टोरीज हैं, 5 मंजिल हैं, जिसमें से पहली स्टोरी का जो कंस्ट्रक्शन है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार जो नाम पड़ा है वो किसके बिहाफ पर पड़ा है? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा उन पर्सनैलिटी का नाम। और ऐबक का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? लाहौर में। सिंस वो कहाँ से रूल करते थे? लाहौर से रूल करते थे, इसलिए उनका मकबरा लाहौर में है। दूसरे नंबर आते हैं आपके इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड रहा है 1211 से 1236 AD तक। इल्तुतमिश को हम रियल फाउंडर भी कहते हैं दिल्ली सल्तनत का। और क्या क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स आती हैं इल्तुतमिश के बारे में? वो ये कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन करवाया था। पूरा कंप्लीट जो करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश थे कौन? वो दामाद थे किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। ही वाज द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं। इस फिगर में आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्टोरीज हैं, जिसमें जो पहली वाली स्टोरी थी वो करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाद बाकी जो कंस्ट्रक्शन था वो किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था।
उसके बाद ये इस पॉइंट की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन थे, इल्तुतमिश। एंड अगर आपको याद हो हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने ये पढ़ा था कि इक्का सिस्टम था वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। तो हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो रह जाती है वो ये कि इल्तुतमिश ने इक्तादारी सिस्टम को प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया था। और एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग वो ये भी है कि इल्तुतमिश ने बंगाल को कैप्चर किया था अपने टाइम पर। उसके बाद एक नोट है वो ये कि 1221 एडी में चंगेज़ खान जो कि मंगोल का राजा था उसने अटैक किया था इंडिया पर। एंड उसका अटैक करने का रीज़न क्या था, उसका अटैक करने का रीज़न ये था कि उसको सर्च थी किसी ख्वाजरम शाह की। और ख्वाजरम शाह और चंगेज़ खान का ये मानना था कि ख्वाजरम शाह इंडिया में पनाह लिए हुए हैं, इसलिए चंगेज़ खान ने इंडिया पर अटैक किया था। तो इसमें इल्तुतमिश का क्या रोल आया, इल्तुतमिश का ये रोल आया कि जब ख्वाजरम शाह इंडिया में शेल्टर लेने के लिए आए थे तो इल्तुतमिश ने उन्हें मना कर दिया था और ऐसा करके उन्होंने इंडिया को बचाया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने इस्टेब्लिश किए थे सिल्वर कॉइन जिसको हम बोलते हैं टंका, और कॉपर कॉइन जिसको हम बोलते हैं जित्तल। उसके बाद आगे हम ये भी पढ़ेंगे जैसे जैसे हमारा हिस्ट्री के लेक्चर्स होंगे कि जो शेर शाह सूरी थे उन्होंने इन्हीं सिल्वर कॉइन को आगे रुपया का नाम दिया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने एक नोबल्स का ग्रुप बनाया था जिसको हम बोलते हैं चहलगनी। चहलगनी क्या है, एक ग्रुप था 40 टर्किश नोबल्स का। ये आप देख सकते हैं शेर शाह सूरी लेटर नेम सिल्वर कॉइन एज रुपया। नेक्स्ट आते हैं आपके रजिया जो कि डॉटर थी इल्तुतमिश की। इनका टाइम पीरियड क्या रहा है 1236 एडी से 1240 एडी तक। इल्तुतमिश की डॉटर, और इल्तुतमिश ने इन्हें नॉमिनेट किया था एज हिज सक्सेसर आफ्टर हिज डेथ, कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी इल्तुतमिश की तो उसके बाद जो राज करेंगी दिल्ली सल्तनत पे वो उनकी बेटी होंगी। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं उस समय टाइम था 1236 से 1240 एडी तक, तो वो ज़्यादातर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी था। वहाँ पर लोगों को ये पसंद नहीं था कि वो वुमेन के अंडर रहें, इसलिए इल्तुतमिश का जो बेटे थे फिरोज़ वो रूल करते थे विद द सपोर्ट ऑफ चहलगनी। चहलगनी का पूरा सपोर्ट था फिरोज़ को, और चहलगनी ही खुद उन्हें उकसाते थे कि हम ये नहीं सहन करेंगे कि हम किसी लेडी के अंडर काम करें, और हम चाहते हैं कि आप एक दिल्ली सल्तनत के सशक्त एम्परर बने। उसके बाद रजिया वॉज द ओनली इलेक्टेड सुल्तान हु हैड फुल पब्लिक सपोर्ट, एंड पब्लिकली भी रजिया सुल्तान बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी उस टाइम पर। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नेम आता है जो है याकुट। याकुट उस टाइम पे कौन थे, जो ही वॉज द चीफ ऑफ कैवलरी एंड सपोर्टर ऑफ रजिया। इन्हीं रजिया के सुल्तान में ही जो आर्मी के चीफ थे उनका नाम था याकुट, और वो रजिया सुल्तान को सपोर्ट भी करते थे। उसके बाद अब जैसे हमने पढ़ा था कि जो हेड ऑफ इक्तदारी सिस्टम वॉज कॉल्ड मुक्ति, तो मुक्तिस को उकसाया था चहलगनी ने और उनसे ये कहा था कि आप विद्रोह कीजिए रजिया सुल्तान के अगेंस्ट, एंड इसी विद्रोह को सप्रेस किया था जो इनके कमांडर इन चीफ थे रजिया के, जो उनका नाम था याकुट। उसके बाद एक रिवोल्ट होता है जिसको हम जानते हैं रिवोल्ट ऑफ भटिंडा के नाम से, जो किसने लेड किया था, अल्तुनिया ने लेड किया था। अल्तुनिया कौन थे, ही वॉज द रूलर ऑफ बंगाल एंड भटिंडा, एंड उसके साथ साथ वो मिलिट्री जनरल भी थे दिल्ली सल्तनत के। एंड फाइनली इस रिवोल्ट का नतीजा क्या निकलता है, इस रिवोल्ट का हमें नतीजा ये मालूम चलता है कि अल्तुनिया ने याकुट को मार दिया था और रजिया सुल्तान से शादी कर ली थी। नेक्स्ट आते हैं आपके 4th नंबर पर बैरम शाह और मसूद शाह। ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसकी जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स हैं वो भी बहुत कम मिलेंगी आपको। बैरम शाह ने 2 साल तक रूल किया था, मसूद शाह ने 4 साल तक। कुछ इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स बैरम शाह की वो ये थी कि बैरम शाह ने एक पोस्ट बनाई थी मलिक नायब के नाम से, जो कि डिप्टी सुल्तान भी कहलाते थे।
किसके रिकमेंडेशन पे? चहलगनीज के रिकमेंडेशन पे। तो आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि चहलगनीज का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है शुरू से। किस पर? जितने भी आपके स्लेव डायनेस्टी के रूलर अभी तक हमने देखे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इल्तुतमिश, और फाइनली बैरम शाह को उसकी खुद की आर्मी ही मार देती है। अब देखिए उसके बाद हमने यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि सबसे पहले जो दिप्टी सुल्तान की जो पोस्ट थी वो किसने बनाई थी? बैरम शाह ने। यहीं से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट एग्जाम में आपके। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके 5th नंबर पे नसरुद्दीन महमूद। इनका टाइम पीरियड था 1246 से 1266 एडी तक। कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स इनकी क्या थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मलिक नायब की जो पोस्ट थी दिप्टी सुल्तान की, उन्होंने यहाँ पर बनाया था बलबन को, जो कि एक टर्किश थे। और नसरुद्दीन महमूद थे कौन? ही वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ रजिया सुल्तान। यही कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी नसरुद्दीन महमूद की। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो राज करते हैं वो हैं गियासुद्दीन बलबन। तो अब आते हैं हमारे 6 नंबर पे गियासुद्दीन बलबन। इनका जो टाइम पीरियड था वो चला है 1266 से 1287 एडी तक। अब देखिए अभी तक हमने जितनी भी डायनेस्टीज में जितनी भी स्लेव डायनेस्टी में एम्परर पढ़े हैं, वो जैसे इल्तुतमिश हो गए, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, है ना, उनमें से जो टर्किश थे वो कौन थे? गियासुद्दीन बलबन। तो गियासुद्दीन बलबन सिंस ही वॉज अ टर्किश, तो लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसी चीज़ के लिए वो क्या करते थे गियासुद्दीन बलबन, अपने दरबार में इन्होंने पर्शियन मैनर्स को इंट्रोड्यूस किया था, है ना, जैसे कि सजदा और पैबोस। सजदा क्या होता है कि राजा के सामने आप झुकते हो तो उसे बोलते हैं सजदा। एंड पैबोस क्या होता है कि आप सुल्तान के चरणों को किस करते हो। तो इन्होंने ये पर्शियन सिस्टम, ये पर्शियन मैनर्स इम्प्लीमेंट की थी अपने दरबार में, जिससे कि ऑडियंस जो वहाँ पर है और जो पब्लिक है उनका पूरा सपोर्ट मिले और वो उनकी रिस्पेक्ट करें। सिंस ही वॉज द सपोर्टर ऑफ पर्शियन सिस्टम, उन्होंने नवरोज़ फेस्टिवल भी इंट्रोड्यूस किया था। नवरोज़ फेस्टिवल किस उपलक्ष्य पर बनाया जाता था? एज द फर्स्ट डे ऑफ पर्शियन कैलेंडर। साथ के साथ he also introduced the dress codes for nobles। उसके बाद बलबन ने एक स्टैब्लिश किया था डिपार्टमेंट जिसे हम बोलते हैं दीवाने अर्ज या फिर स्टैंडिंग आर्मी कंसेप्ट। और आपके लिए एक और क्वेश्चन है, वो ये कि सबसे पहले जो स्टैंडिंग आर्मी कंसेप्ट है वो इंडिया में कौन लेके आया था? सबसे पहले किसने इम्प्लीमेंट किया था? आप इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। एंड अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसका आंसर, हम ये टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद गियासुद्दीन बलबन बिलीव करते थे किस पर? पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन में रेदर देन एक्सपेंशन। अब पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन क्या होती है? पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन के मुताबिक उनका ये मानना था कि हमारे पास जितनी टेरिटरीज हैं उनको ही कंट्रोल करें रेदर देन एक्सपेंशन। और गियासुद्दीन बलबन ने साथ के साथ एक पॉलिसी दी थी ब्लड और आयरन की अगेंस्ट द रिबेल्स, मतलब जो उनके अगेंस्ट विद्रोह करते थे उनके लिए वो ब्लड और आयरन की पॉलिसी अपनाते थे। ब्लड मतलब डेथ सेंटेंस और आयरन मतलब जेल में डाल देना। फाइनली 1287 एडी में बलबन की मृत्यु होती और यहीं पर स्लेव सिस्टम खत्म होता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।